नमस्कार दोस्तों, एमडी क्लासेस पर आपको बहुत बहुत स्वागत है, ताबड़तोड़ स्वागत है। जैसा कि पता है आपको, ग्रुप डी है ना। ग्रुप डी का वीकली टेस्ट का जो सॉल्यूशन है उसमें साइंस में क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशन हम लोग आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन कुछ अलग तरीके का है, थोड़ा सा डीप है क्वेश्चन और ज़्यादा जानकारी वाला क्वेश्चन है, इसलिए एक एक प्रश्नों के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे और देखते हैं क्या आया था प्रश्न और कैसे उसका आंसर हमको देना था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीकली टेस्ट ग्रुप डी का सॉल्यूशन साइंस के जो 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, वो पूरा 25 क्वेश्चन का डिस्कशन आज के इस सेशन में होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तैयार हो जाइए इस डिस्कशन के लिए। तो आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? देखो भैया, बहुत धाकड़ प्रश्न था कि जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है। ठीक, द रीजन फॉर द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। तो बस कुछ नहीं जाना है, सिर्फ आपको देखना है कि वाटर में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो बहुत आसानी से बता दोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में जो बनता है उसी को मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, उस हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना बनना, यही क्या है, उसके हाई बॉइलिंग पॉइंट का रीजन बनता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, कि जल के अधिक क्वथनांक का कारण, द रीजन फॉर द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो आंसर होगा जल के अणुओं की हाइड्रोजन आबंध या हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल, मतलब एक्सपेंशन होता है जिसकी वजह से हाई बॉइलिंग पॉइंट बनता है। बॉइलिंग पॉइंट उसको बोलते हैं जिस बिंदु पर कोई पदार्थ जो है उबलने लगता है, जलने लगता है। जैसे जल का बॉइलिंग पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्त, जिस पॉइंट पर वो बॉयल करने लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। 100 डिग्री पर उसका बॉइलिंग पॉइंट माना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लग रहा होगा क्योंकि इसकी भाषा अलग है, लंबी लाइन है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कहता है वैसे धातु कहलाते हैं, वैसे तत्व धातु कहलाते हैं जिनकी या जिसकी बाह्यतम कक्षा सेल की अपेक्षा उतने कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। such elements are called metal in which the outermost cell has fewer electron than the shell। बिल्कुल बात सही है ना। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है वो पहली कक्षा से कम होते हैं। धातुओं की प्रत्यास्थता और विद्युत चालकता समूह में नीचे जाने पर बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज गोइंग डाउनवर्ड। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, मेटल्स में उसकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इलास्टिसिटी भी बढ़ती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये दोनों आंसर सही हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कहता है कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म कोशिकांग के अंदर पाया जाता है। कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म कोशिकांग के अंदर पाया जाता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कोशिका का दीवार लचीली प्रत की होती है। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, बस आप लोग को आंसर देना है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ी लग रही है। कोशिका के अंदर, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है ना। अब प्रोटोप्लाज्म कोशिकांग के अंदर पाया जाता है, ये गलत है ना। प्रोटोप्लाज्म के अंदर कोशिकांग पाया जाता है, इसलिए स्टेटमेंट केवल दो सही है। स्टेटमेंट केवल दो सही। ये वाली बात बिल्कुल सही है, ये वाली बात बिल्कुल सही कि कोशिका का जो दीवार होता है वो लचीली होती है। इतनी भी लचीली नहीं, बट थोड़ी लचीली जरूर होती है। यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म कोशिकांग के अंदर पाया ना, कोशिकांग जो है वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, ये सही है। ठीक है, इसमें ऐसे कह दिया है बट ये गलत है, ये सही। कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो क्या कह रहा है कि मैरस्मस बीमारी में प्रोटीन और खाद्य कैलोरी का एक साथ ह्रास होता है। In marasmus disease, there is the simultaneous
लॉस ऑफ प्रोटीन एंड फूड कैलोरी। दूसरा स्टेटमेंट कहता है प्रायः 1 से 3 वर्ष के बच्चों में क्वाशरकोर बीमारी पाई जाती है। देखिए, चाहे मायरेस्मस कहिए चाहे क्वाशरकोर कहिए, दोनों बीमारी जो है वो प्रोटीन डिफिशिएंसी डिजीज है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। अगर 0 से 1 साल तक की बात करेंगे तो मायरेस्मस बीमारी होगी, और 1 साल से 5 साल तक के बच्चों की बात करेंगे तो उसमें क्वाशरकोर की बीमारी होगी। तो याद रखिएगा, 0 से 1 वर्ष के बच्चे को मायरेस्मस होता है प्रोटीन की कमी से, और 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? क्वाशरकोर। दोनों बीमारी जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है। अब यहाँ पर देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, मायरेस्मस बीमारी में प्रोटीन और खाद्य कैलोरी का एक साथ ह्रास होता है। ठीक, तो बिल्कुल सही बात है, प्रोटीन की कमी होती है तभी मायरेस्मस बीमारी होती है। दूसरा है 1 से 3 वर्ष, बिल्कुल क्वाशरकोर जो है वो 1 से लेकर 5 वर्ष तक के, 1 से 3 इसी में आ जाता है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का पाचन व्यवस्था में चर्बन की क्रिया जुड़ी होती है। द एक्शन ऑफ फैट इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एसोसिएट विथ। पहला ऑप्शन है मुंह से या बाई माउथ, दूसरा है ग्रास नली से या फ्रॉम द आइसोफेगस, तीसरा है यकृत से या लीवर से, चौथा ऑप्शन है अग्नाशय या पैंक्रियाज से। बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर देंगे। द एक्शन ऑफ फैट इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज एसोसिएट विद लीवर। देखो भैया, लीवर में जो है अगर देखें तो इसी में जो है फैट का एक्शन दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि emulsification of fat with the help of bile juice, and bile juice is secreted by liver. Bile juice is secreted by liver. तो जो है आपके वसा का इमल्सिफिकेशन जो होता है या इमल्सीकरण होता है वो बाइल जूस से होता है, और बाइल जूस का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से होता है, लीवर से होता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्त? तो पहला ऑप्शन कहता है, पहला स्टेटमेंट कहता है बड़ी आंत जल को सोखने का कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक, द लार्ज इंटेस्टाइन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर। दूसरा है छोटी आंत से भोजन ग्रहणी के द्वारा बड़ी आंत में जाती है। तो यहाँ पर यह बात गलत है। देखिए, ड्यूडेनम जो होता है वो स्टमक से भोजन जब आता है तो उस भाग को ड्यूडेनम बोलते हैं, और जो छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है उसको इलियम बोला जाता है। तो अगर यहाँ पर इलियम होता तो सही हो जाता, इसलिए केवल स्टेटमेंट एक सही है, 2 क्या है? गलत है। ठीक, तो मेरे प्यारे दोस्त ये देखिए हमारा स्टमक है, ये हमारा स्टमक है, और स्टमक से जब छोटी आंत में जाता है तो इसको ड्यूडेनम बोला जाता है, और छोटी आंत जब बड़ी आंत से जुड़ती है तो उसको इलियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलियम। तो यहाँ ड्यूडेनम गलत है, यहाँ पर इलियम होना चाहिए था। इसका मतलब स्टेटमेंट केवल एक सही है, 2 गलत है। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो है वो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। श्वसन के दौरान रक्त के द्वारा फेफड़े में जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। सही आंसर है। मानव 1 मिनट में 12 से 14 बार सांस लेता है, ये भी सही है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है ना। जब हम लोग सांस लेते हैं बाहर निकालेंगे तो खुद देखेंगे वाटर वेपर या जलवाष्प कुछ पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। मानो 1 मिनट में जो है सामान्य मानव की बात करें तो 12 से 16 जो है बार सांस लेता है या 12 से 14 बार सांस लेता है। दैट इज द करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क प्रत्यारोपण में भाई या अत्यधिक निकट संबंधी का वृक्क लिया जाता है ना। क्यों? अगर दोनों भाई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है जब कोई अंग ट्रांसप्लांट होता है या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो मोस्टली प्रेफर किया जाता है कि कोई रिलेटिव हो तो उन्हीं का लिया जाए, उन्हीं का जो है अंग लिया जाए। तो इसके लिए रीज़न क्या है, क्यों लिया जाए? दोनों के वृक्कों का रक्त एक जैसा होता है ना। बिल्कुल सही बात है, रक्त समूह एक जैसा हो, मतलब कहा जाता है कि दोनों के जो हैं ब्लड ग्रुप मिलते जुलते हैं, इसीलिए सगे संबंधी को ही ज़्यादा प्रेफर
किया जाता है। तो सगे संबंधी मतलब ये होता है कि भाई बंधु या जो भी है उन्हीं के अंतर्गत उनको लाया जाता है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो या तो उन्हीं के नात रिश्तेदार या भाई बंधु में ही या उनके सगे संबंधी में प्रेफर करते हैं। अगला है डिप्थीरिया रोग का प्रमुख लक्षण क्या है ना। आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों, डिप्थीरिया डिजीज, ये डिप्थीरिया रोग जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सा रोग है भैया? बैक्टीरियल डिजीज है। और आपको बता दें कि कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेराइस से होता है। कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेराइस होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से इस डिजीज को कॉज कर जाता है। और इसमें बहुत बड़ी बात होती है कि आपसे पूछे कि इससे क्या इफेक्ट होता है तो क्या होता है? रिस्पायरेटरी ट्रैक। ये जो हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक है यहाँ पर ये जाकर एक नेटवर्क फॉर्मेशन कर लेती है, जाल बना लेती है, जिससे क्या होता है हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक ब्लॉक हो जाती है और दम घुटकर बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो दम घुटना मेन इसका लक्षण है, प्रमुख लक्षण है। बाकी और सारे लक्षण है, बुखार आता है, सर दर्द करता है, खांसी आता है ना, बहुत सारे लक्षण इसमें आ जाते हैं। आफ्टर दैट डायबिटीज रोग ग्रसित व्यक्ति के मूत्र में क्या पाया जाता है? द यूरिन ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज फाउंड इन। तो आपको बता दें कि डायबिटीज होता कैसे है। जब इंसुलिन इनबैलेंस हो जाता है तो क्या होता है? इंसुलिन जब इनबैलेंस होगा तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा और जिसकी वजह से आपके ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। और यही ब्लड ग्लूकोज लेवल की वजह से ये ब्लड हमारे यूरिन में आ जाता है, ग्लूकोज हमारे यूरिन में आ जाता है, जिसको हम लोग है ना शुगर बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि यूरिन में ग्लूकोज आ जाता है, मतलब इतना ज़्यादा शर्करा हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर कि वो शर्करा यूरिन में भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलाना है, मैच कराना है। पहला ऑप्शन कह रहा है लिस्ट कह रहा है प्रोकैरियोट, फिर कह रहा है यूकैरियोट, फिर कह रहा है प्रोकैरियोट, यूकैरियोट एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषी या यूकैरियोटिक अवशेषी। आपको बताना है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कौन सा है मेरे प्यारे दोस्त? मोनेरा है। तो पहला का दूसरा है, ए का क्या है? दूसरा है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कौन है? मोनेरा है। यूकैरियोटिक एक कोशिकीय कौन है? तो यूकैरियोटिक एक कोशिकीय कौन सा? प्रोटिस्टा है, मतलब बी का चौथा है। उसके बाद कौन सा है? यूकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषी है, प्लांट है, सी का तीसरा है। और यूकैरियोटिक अवशेषी कवक है, मतलब डी का कौन है? एक है। तो अब आराम से आप मिला सकते हो, ए का दूसरा, बी का चौथा, ए का दूसरा, बी का चौथा और सी का तीसरा और डी का पहला। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वायरस क्रिस्टल किसने खोजा था? वायराइड किसने खोजा था? ठीक है, प्रियॉन्स किसने खोजा था? और इंटरफेरॉन किसने खोजा था? मेरे प्यारे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर देंगे, अच्छा लगेगा। देखो वायरस की खोज, मतलब वायरस क्रिस्टल की खोज किसने किया था मेरे प्यारे दोस्त? तो स्टैनले ने किया था। तो पहला का तीसरा है, फिर उसके बाद पहला का तीसरा, इसका मतलब ये सही होगा और ये सही होगा। चलिए फिर उसके बाद क्या है मेरे प्यारे दोस्त? प्रियॉन्स, सी का कौन सा है? सी का चौथा है, सी का चौथा है। इसमें देख लीजिए सी का चौथा कौन सा है? ये सही है। कौन सा सही है? ए इज द करेक्ट है। तो वायराइड क्रिस्टल की खोज किसने किया मेरे प्यारे दोस्त? वायरस क्रिस्टल की खोज किसने किया? स्टैनले ने किया था। फिर उसके बाद वायराइड की खोज किसने किया था भैया? तो वायराइड की खोज किया था डायनर और रेमर ने किया था। फिर प्रियॉन्स की खोज प्रिश्यूनर ने किया था। इंटरफेरॉन की खोज किसने किया भैया? तो इंटरफेरॉन की खोज किसने किया है मेरे प्यारे दोस्त? लिंडमैन ने किया है। अगला है, हीरा तथा ग्रेफाइट निम्नलिखित में से क्या समानता रखते हैं? हीरा और ग्रेफाइट निम्नलिखित में से क्या समानता रखते हैं? ठीक, पहला क्रिस्टलीय संरचना, फास्फोरस, वैद्युत चालकता, परमाणु भार। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन हैं जिनकी संरचना समान होती है, हेक्सागोनल, इसमें कार्बन टेट्राहेक्सागोनल या हेक्सागोनल होता है। ठीक, तो याद रखिएगा ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है,
मतलब ये दोनों कार्बन के एलोट्रॉप्स या अपर रूप हैं, इसलिए इनकी संरचना क्या है, सेम है। अगला है दीपावली पर जलाए जाने वाले पटाखों में हरे रंग का। तो आपको बताना है कि जब दीपावली आती है तो रंग बिरंगा प्रकाश जो चलाया जाता है वो एक्चुअली में रंग बिरंगा प्रकाश में नीला, हरा, लाल ये सब किसकी वजह से आता है। पहला ऑप्शन है पोटेशियम, बेरियम, बेरिलियम, सोडियम। तो बेरियम की वजह से हरा आता है, हरा आता है। स्ट्रांसियम की वजह से क्या आता है, चमकीला आता है। तो फास्फोरस की वजह से सफेद रोशनी आती है। तो सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग रंग होता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी गैस कोयले की खान में विस्फोट करती है। देखिए कोयले की खान में विस्फोट करने वाली गैस है CH4। CH4 जो है इसी को हम लोग बोलते हैं फायर डैम्प गैस भी बोला जाता है, फायर डैम्प गैस बोलते हैं। ठीक, देखिए जब ये कोयले की खान में निकलती है तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके विस्फोट होकर जलती है, इसीलिए इसको फायर डैम्प गैस कहा जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है किसी तत्व के दो इलेक्ट्रॉन, किसी तत्व में दो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। दो इलेक्ट्रॉन है ना, किसी तत्व के लिए दो इलेक्ट्रॉन समान नहीं हो सकते, बिल्कुल सही नहीं हो सकते हैं। समझ में आया। समान मुख्य क्वांटम, सेम प्रिंसिपल संख्या, समान द्विगुणित संख्या एक्जुअल, और सेम मैग्नेटिक या आल सभी, है ना। तो याद रखिएगा एक कोई कक्षा है, उस कक्षे में या उस सेल में सभी जो है क्वांटम संख्या सेम नहीं हो सकता है। अगर 3 1 है तो स्पिन क्वांटम नंबर एक अलग अलग हो जाएगा, एक प्लस होगा और एक माइनस। तो सभी चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। तो किसी तत्व के दो इलेक्ट्रॉन में, दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है, चाहे जो हो जाएगा। अगर 3 सही है तो चौथा, 3 अगर समान है तो चौथा जरूर अंतर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए एक S बराबर क्या होगा, स्पिन क्वांटम या चक्रण क्वांटम नंबर क्या होगा, +½ होगा, और दूसरा स्पिन क्वांटम नंबर S का क्या होगा, -½ में होगा। अगला प्रश्न आपको बताना है, आंसर देना है। बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग इसका फटाफट आंसर दे दो, मिलाने के लिए आया है और बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए भैया, पहला है क्रैकिंग, दूसरा है पलगलन या स्मेल्टिंग, तीसरा हाइड्रोजनीकरण, चौथा है आपका बल्कनीकरण, और सॉरी चौथा है खाद्य वसा। आपको बताना है क्रैकिंग का संबंध किससे है, परगलन का संबंध किससे है, हाइड्रोजनीकरण का संबंध किससे है, और वल्कनीकरण का संबंध किससे। तो बहुत आसान है, हाइड्रोजनीकरण का संबंध किससे है भैया, खाद्य वसा से है। तो सी का तीसरा है। फिर उसके बाद है आपका कौन सा मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको हाइड्रोजनीकरण हो गया। वल्कनीकरण किससे संबंधित है, रबर से संबंधित है, मतलब डी का पहला है, डी का पहला है। तो आप बहुत आसानी से मिला लीजिए। सी का तीसरा कौन सा है, हाइड्रोजनिक, अच्छा सी का ये है, कोई बात नहीं। देखिए सी का कौन सा है मेरे प्यारे दोस्त, तो सी में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सी हाइड्रोजनीकरण किस कौन सा है, सी का चौथा है, सी का चौथा है। और डी का कौन सा है मेरे प्यारे दोस्त, रबर के लिए, तो डी का पहला है। चलिए, तो सी का चौथा कौन सा है, खुद देख लीजिए, ये हो सकता है डी का पहला, ये सही हो, मतलब अब दोनों ये चेक करना है हमको, है ना। तो ध्यान से समझिएगा, क्रैकिंग में, और क्रैकिंग का संबंध किससे है, पेट्रोलियम से संबंधित है। और परगलन स्मेल्टिंग का संबंध किससे है, कॉपर से संबंधित है ना। तो क्रैकिंग सी का पहला, जो ए का क्या है, दूसरा है, ए का दूसरा है, इसका मतलब ए सही है। चलिए, बाकी और कोई नहीं सही है, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन को संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम करता है। कौन करता है भैया, राइबोसोम करता है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन उत्तरदायी है, राइबोसोम। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एटीपी बनाना, क्या बनाना, एटीपी बनाना। इसीलिए एटीपी बनाने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, या लाइसोसोम्स आल्सो कॉल्ड सुसाइड बाय क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है जो उसकी खुद की दीवार को डैमेज कर देती है और पूरा लाइसोसोम मर जाता है या डैमेज हो जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है, जलीय अपघटक के कारण, ड्यू टू हाइड्रोलिटिक, ये एक्वस गलत लिखा हुआ है,
हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन कहाँ से निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है? एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है? और थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है? देखो भैया, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से निकलता है भैया? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से निकलता है। एस्ट्रोजन जो है वो किससे निकलता है? ओवरी से निकलता है। ये गलत लिखा हुआ है, ओवरी से निकलता है। कहाँ से निकलता है? ओवरी से निकलता है। और थायरॉक्सिन कहाँ निकलता है? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। मतलब पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, चौथा का चौथा सही है। ठीक है, तो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है? टेस्टिस से निकलता है। और एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है? ओवरी से निकलता है। और थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी मैच कराना है आपको। जल्दी जल्दी मैच करा दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर दीजिएगा, सभी लोग इसका आंसर दो, मजा आने वाला है। सभी लोग इसका आंसर दीजिए भैया, सभी लोग। चलिए देखिए, पोटेशियम ब्रोमाइड का काम कहाँ है भैया? पोटेशियम नाइट्रेट का काम कहाँ है? पोटेशियम सल्फेट का काम कहाँ है? और मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट का काम कहाँ है? चलिए, मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट का काम बेकरी में है। किसमें भैया? बेकरी में है। और पोटेशियम ब्रोमाइड का काम कहाँ है? फोटोग्राफी में। तो पहला का दूसरा है और चौथा का डी है। पहला का दूसरा है और चौथा का तीसरा है। तो कौन सा होगा? पहला का दूसरा, पहला का दूसरा, इन दोनों में से कोई सही होगा। फिर उसके बाद क्या है? डी का चौथा है, डी का तीसरा है। अब इन दोनों में से तीसरा कौन मिल रहा है? ये मिल रहा है। इसका मतलब ए सही है। मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग हम लोग करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं। फिर उसके बाद है पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग कहाँ करते हैं? बारूद में, बारूद बनाने में करते हैं। फिर उसके बाद है पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग क्या है? फर्टिलाइजर में करते हैं। और मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट का प्रयोग बेकरी में करते हैं या बेकिंग सोडा बनाने में करते हैं। चलो अगला प्रश्न क्या कहता है? कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था भैया? तो जोलियट और आई क्यूरी ने किया था। जोलियट और आई क्यूरी ने किया था। और वैसे रेडियो एक्टिव नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? हेनरी बैकुरल ने किया था। रेडियम की खोज किसने किया था? मैरी क्यूरी ने किया था। किसने किया था? मैरी क्यूरी या मैडम क्यूरी ने किया था। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, जर्मन सिल्वर में पाया जाने वाला तत्व। तो याद रखिएगा, जर्मन सिल्वर में क्या पाया जाता है? तो जर्मन सिल्वर में पाया जाता है कॉपर प्लस निकेल पाया जाता है और जिंक पाया जाता है। कॉपर, निकेल और जिंक पाया जाता है। तो जर्मन सिल्वर क्या है भैया? कॉपर, जिंक और निकेल का जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में कॉपर पाया जाता है, निकेल पाया जाता है और जिंक पाया जाता है। ये बहुत आसान है याद करना। देखो हम ट्रिक में याद करा देते हैं। कुजनी, कु का मतलब होता है कॉपर, जा का मतलब जिंक, ना का मतलब निकेल होता है। अगला प्रश्न है, 1 कैरेट सोना, सॉरी 18 कैरेट सोने की प्रतिशत बताइए। तो बहुत आसान है भैया, रटा रटाया क्वेश्चन है। 75%। सोना कितना होता है? 24 कैरेट होता है ना। तो 24 कैरेट में 18 कैरेट है, 18/24 गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। निकालेंगे तो निकल आएगा भैया आसानी से। ठीक है, 75%। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? आपको बताना ग्रीन हाउस प्रभाव का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो आपको पता है स्वांटे अर्हीनियम ने दिया था। किसने दिया था? स्वांटे अर्हीनियम ने दिया था। चलिए, तो ये रहे साइंस के क्वेश्चन, ये रहे साइंस के क्वेश्चन। आप बहुत आसानी से इसको कर सकते थे। थोड़ा सा घुमाने फिराने वाला क्वेश्चन था, स्टेटमेंट में था। तो आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे। ये क्वेश्चन को आप लोग फिर से बार बार पढ़ लीजिएगा। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।